इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2025। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आईजीएमसी विवाद, डॉक्टर और मरीज के बीच घमासान, दो खेमों में बंटे लोग। हिमाचली बोनाफाइड छात्र भी स्टेट कोटे से दाखिले के लिए हो सकते हैं अयोग्य। सोलन में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, चरस और चिट्टे के साथ 3 गिरफ्तार। फिर हाईकोर्ट पहुंचा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि योजना मामला। सोशल मीडिया में वायरल दावे बढ़ा रहे आईजीएमसी मरीज, डॉक्टर विवाद की तपिश। शिमला में पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप। हिमाचल में जनगणना की उल्टी गिनती शुरू, 1 जनवरी से प्रशासनिक बदलावों पर रोक। चिंतपूर्णी में पंचायत प्रधान और पुलिसकर्मी से मारपीट, युवती के खिलाफ केस दर्ज। 2026-27 बजट की तैयारियां तेज, योजना विभाग ने मांगे विभागों से सुझाव। आइए जानते अब खबरें विस्तार से। शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच हुए विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक घमासान का रूप ले लिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि लोग दो खेमों में बंट गए हैं। कई डॉक्टरों के समर्थन में हैं और कई मरीज के पक्ष में। इसी घटना को लेकर 26 दिसंबर को प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक दिन की मास लीव लेकर अपनी नाराजगी जताई। वहीं आईजीएमसी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल सीएम सुक्खू से मिला और डॉक्टर राघव के टर्मिनेशन को वापस लेने की मांग की। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने घटना के दिन अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और डॉक्टर को डराने धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग रखी। इसी पक्ष में मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन दिया कि आईजीएमसी में डॉक्टर मरीज के बीच हुई मारपीट की दोबारा जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन रोचक बात यह है कि इस विवाद में 2 भाजपा विधायक भी आमने सामने आ गए हैं। मारपीट में घायल मरीज शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुफ्फी के रहने वाले हैं, जबकि डॉक्टर सिरमौर के पौंटा साहिब विधानसभा से संबंध रखते हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा है। चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा ने मरीज का समर्थन किया और उनसे 22 दिसंबर को मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि मरीज शरीफ इंसान है और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पौंटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी डॉक्टर राघव के समर्थन में शहर में हो रहे धरने में शामिल हुए। उन्होंने पौंटा के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इसे मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। इस विवाद ने न केवल चिकित्सा क्षेत्र में तनाव बढ़ाया है, बल्कि राजनीतिक खींचतान को भी हवा दे दी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में स्टेट कोटे से दाखिले की मांग कर रहे बोनाफाइड हिमाचली छात्रों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट में ऐसे छात्रों की ओर से कुल 5 याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें प्रदेश से बाहर पढ़ाई करने वाले हिमाचली छात्रों को स्टेट कोटे के लिए अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता भले ही हिमाचली हो और उन्होंने नीट यूजी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन वे राज्य के मेडिकल संस्थानों में स्टेट कोटे से दाखिले के लिए पात्र नहीं हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं के अभिभावक हिमाचल प्रदेश से बाहर निजी क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण छात्रों की स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा राज्य से बाहर पूरा हुआ है। ऐसे में उन्हें प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि निजी रोजगार के लिए अभिभावकों का राज्य से बाहर जाना और बच्चों की शिक्षा बाहर होना ये दर्शाता है कि ऐसे मामलों में वापसी की संभावना सामान्य तौर पर नहीं रहती। इसीलिए स्टेट कोटे से अयोग्य ठहराना ना तो अनुचित है और ना ही गैर कानूनी। वहीं हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि दाखिले के मापदंड तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। सोलन जिले में चिट्टे और चरस के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में परवाणु और बागा पुलिस ने अलग अलग मामलों में चरस और चिट्टे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना बागा की टीम ने शालू घाट के पास नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें चालक के कब्जे से 152 ग्राम से अधिक चरस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान अनिल कुमार निवासी गाँव समतियाड़ी जिला सोलन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। जांच में सामने आया कि अनिल कुमार पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी व मारपीट के कुल 3 मामले दर्ज है। वहीं दूसरे मामले में परवाणु पुलिस ने गश्त के दौरान तंबू मोड़ पर गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 3.5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान तरुण शर्मा और देवराज, दोनों निवासी गांव कैंथी जिला सोलन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में भी जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लेकर आए थे। इसके लिए बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि योजना का मामला एक बार फिर हिमाचल हाईकोर्ट पहुंच गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ हिमाचल प्रदेश की ओर से इस संबंध में याचिका दायर की गई है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2021 में साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना लागू की थी, जिसके तहत 15 दिन से कम जेल में रहने वालों को 12,000 रुपए और 15 दिन से अधिक कारावास भुगतने वालों को 20,000 रुपए मासिक सम्मान राशि देने का प्रावधान था। हालांकि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में इस योजना को निरस्त करने का निर्णय लिया। योजना को समाप्त करने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद लोक भवन भेजा गया और बाद में राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति ने 6 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2023 को स्वीकृति दी, जिसके बाद राज्य में ये योजना आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। योजना लागू रहने के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल 105 लोगों को इसका लाभ मिला, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, राधा रमन शास्त्री, सुरेश भारद्वाज और भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल जैसे कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल थे। अब इस मामले की आगामी सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट में होगी, जहां अदालत याचिका पर नियमित बहस के बाद इस योजना को बंद किए जाने की वैधता पर फैसला सुनाएगी। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीज से मारपीट के मामले को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस प्रकरण में घायल मरीज अर्जुन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अर्जुन के खिलाफ करीब 6 महीने पहले उनके गांव में मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मामला शिमला जिले के जुब्बल उपमंडल के कुपवी क्षेत्र में घर निर्माण को लेकर हुए जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जिस जमीन पर अर्जुन घर बना रहा था, उस पर दूसरे पक्ष ने भी दावा किया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इस मामले में मशोट गांव निवासी सुरेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 26 जून को भीम सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उधर सोशल मीडिया पर ये दावा भी सामने आया है कि अर्जुन शिमला की एस्पायर एकेडमी में शिक्षक है, जिससे एकेडमी प्रबंधन ने गलत बताया है। एस्पायर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार मीणा ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन वहां शिक्षक नहीं बल्कि परिसर में एक कैफे संचालित करता है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। 3 साल तक ये हैवान अपनी मासूम बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी की पत्नी यानी पीड़िता की मां इस पूरे दर्दनाक सच से वाकिफ थी, लेकिन डर और सामाजिक बदनामी के कारण वो चुप रही। वर्ष 2017 से 2020 तक चले इस अत्याचार को आखिरकार 5 साल बाद मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने उजागर किया। रामपुर थाना में दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि उसका पति लगातार बेटी का यौन शोषण करता रहा और दोनों को धमकियां देता रहा। डर के माहौल में जी रहे इस परिवार का सन्नाटा आखिरकार टूट गया जब वह मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी आशीष कौशल के नेतृत्व में जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। निष्पक्ष और सुचारू जनगणना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 जनवरी से प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का फैसला लिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत जनगणना पूरी होने तक ना तो कोई प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाएगा और न ही मौजूदा सीमाओं में कोई बदलाव किया जाएगा, ताकि आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे। जनगणना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्रिय है। शिमला में चल रहे विंटर कार्निवल के दौरान माल रोड पर विभाग की एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जहां डिजिटल जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है और लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। वहीं जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा, जिसमें मकान सूचीकरण और आवास जनगणना का फील्ड कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या से जुड़े सामाजिक और आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार के अनुसार मौसम की चुनौती को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में जनसंख्या गणना पहले पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि देश में आखिरी पूर्ण जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी थी। चिंतपूर्णी में पंचायत प्रधान और पुलिसकर्मी से मारपीट व दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना 25 दिसंबर की है, जब डूहल बंगवाला पंचायत की महिला प्रधान
प्रेमचंद शर्मा रास्ते और जमीन से जुड़े विवाद की शिकायत की सुनवाई के लिए रेही गांव पहुंची थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिंतपूर्णी पुलिस थाना की टीम भी मौके पर मौजूद थी। बताया गया कि पंचायत प्रधान और पुलिस टीम दोनों पक्षों को सुनकर विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान गाँव की युवती आशिमा शर्मा की पंचायत प्रधान और पुलिस टीम के एक एएसआई से बहस हो गई। बहस जल्द ही उग्र हो गई और आरोप है कि युवती ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की तथा पंचायत प्रधान और एएसआई के साथ मारपीट कर उन्हें थप्पड़ मार दिए, जिससे मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। घटना के बाद चिंतपूर्णी पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने युवती के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और निष्पक्ष जांच की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के योजना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों को तेज कर दिया है। आगामी बजट के लिए वार्षिक खर्च का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है और सभी प्रशासनिक विभागों से इस पर अपने सुझाव, टिप्पणियां और प्राथमिकताएं तय समय सीमा में भेजने को कहा गया है, ताकि बजट निर्माण की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। ये बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौथा बजट होगा, जिसे सरकार के कार्यकाल के लिहाज से अहम माना जा रहा है। योजना विभाग इस बार 16वें वित्त आयोग की संभावित सिफारिशों, केंद्र से मिलने वाले अनुदान, करों में हिस्सेदारी और राज्य के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बजट की प्राथमिकताएं तय कर रहा है। सरकार जहां वित्तीय अनुशासन पर जोर दे रही है, वहीं विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जल्द ही योजना विभाग और विधायकों के बीच प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक अपने क्षेत्रों की विकास जरूरतों, लंबित परियोजनाओं और नई योजनाओं के प्रस्ताव रखेंगे। इन सुझावों को बजट में शामिल कर क्षेत्रीय संतुलन और जन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।